हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया जिसका हमने 1 से लेकर के 5 सेट तक का सभी को मिक्स करके एक मास्टर वीडियो तैयार किया था, जिसमें 150 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे जो आपके आने वाले सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देख रखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पुरानी 5 वीडियोज़ मिल जाएंगी और साथ में एक मास्टर वीडियो मिल जाएगा। तो जैसे आपको सुविधा हो आप देख सकते हो। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बाकी सभी पीडीएफ जो भी चाहिए हमारे कंटेंट की, वो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई कोर्स, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय ना तो चलिए आप बात करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें भी आपको 30 के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इससे पहले हमने क्या बात किया था कि मौद्रिक नीति को बनाता आरबीआई है और उसकी जो अध्यक्षता करता है वो आरबीआई ही करता है। तो मौद्रिक नीति बनाने और लागू करने का जो अधिकार है वो आरबीआई के पास होता है। तो मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्य स्थिरता रखना। ठीक है, मूल्य स्थिरता। अन्य उद्देश्य क्या है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये मेन पर्पस होता है मौद्रिक नीति का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल जो निर्धारित किया जाता है वो सीमांत उत्पाद पर निर्धारित किया जाता है। लाइसेज फेयर शब्द जो है, लाइसेज फेयर शब्द ये किससे संबंधित है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लाइसेज फेयर शब्द का संबंध किस अर्थव्यवस्था से, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। लाभ का गतिशील सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, लाभ का गतिशील सिद्धांत जेबी क्लार्क ने। ठीक है, जेबी क्लार्क ने। एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है, एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं संपूरक वस्तुएं कहलाती है। संपूरक वस्तुएं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यदि किसी का बुरा किए बिना किसी को बेहतर बनाना संभव है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, ऐसी स्थिति को परेटो श्रेष्ठ कहते हैं। परेटो श्रेष्ठ। ठीक है। मुनाफे का नवाचार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, मुनाफे का नवाचार सिद्धांत जे.एस. शुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जे.ए. शुम्पीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसने दिया, एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। संपत्ति का श्रम सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में किसने वर्गीकृत किया, मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में जो वर्गीकृत किए थे उन्होंने किन्स। ठीक है, किन्स। समिष्ट अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी, एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। तो समिष्ट अर्थशास्त्र को अलग अनुशासन के रूप में संस्थापित करने के लिए किसे जाना जाता है, तो जे.एम. किन्स को। ठीक है, किन्स को जानते हैं। शब्द रेजिडेक्स, रेजिडेक्स जो है उसका संबंध किससे, तो रेजिडेक्स का संबंध जमीन की कीमतों से संबंधित होता है। रेजिडेक्स जमीन की कीमतों से संबंधित है। जेबी शाह के बाजार नियम को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जेबी शाह के जो बाजार नियम था, कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि जेबी शाह यानी बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया, तो जेबी शाह ने। और यहाँ पे प्रश्न ये है कि जेबी शाह के बाजार नियम को किसने स्वीकार नहीं किया, तो मार्शल ने स्वीकार नहीं किया था। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन क्या है, मूल्य निर्माण के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, तो मार्शल। ठीक है, मार्शल। मूल्य सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में भी जानते हैं हम लोग, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है, तो इसे याद रखिएगा। रखो और निकालो की नीति क्या है, रखो और निकालो की नीति जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि अर्थशास्त्र वही है जो उसे होना चाहिए, यह कथन संदर्भित करता है। अर्थशास्त्र वही है उसे जो होना चाहिए, तो नियामक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स को ये संदर्भित करता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें, नियो माल्थुसियन थ्योरी संबंधित है किससे, नियो माल्थुसियन थ्योरी संबंधित है किससे,
तो ये संसाधन की कमी से जो कि संबंधित है। नियो माल्थुसियन थ्योरी संसाधन की कमी से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो आबादी पर निर्भर करती है। आई होप कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा होगा और डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। तो सब कुछ ठीक ही ठाक है, तो फिर वीडियो को लाइक करने में क्या दिक्कत है? लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कैसा लगता है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था में रेड टैप जो कि क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था में रेड टैप का अर्थ है कि औपचारिक नियमों का कठोर अनुपालन करना। औपचारिक नियमों का कठोर अनुपालन करना। स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से किसके द्वारा अलग किया गया था? स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से किसके द्वारा अलग किया गया था? तो ध्यान में रखना है जो कि जोसेफ शुम्पीटर के द्वारा। अच्छा, जोसेफ शुम्पीटर का नाम हमने ऊपर भी देखा था कि मुनाफे का नवाचार सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, अदृश्य निर्यात का अर्थ किसका निर्यात है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात करना। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। उपभोग फलन किसे संदर्भित करता है? उपभोग फलन किसे संदर्भित करता है? आय और खपत के बीच संबंध को। उपभोग फलन आय और खपत के बीच संबंध को जो कि संदर्भित करता है। नोट में मैंने एक लिखा है कि कीनेसियन उपभोग फलन किसके बीच संबंध आता है? तो कीनेसियन की अगर हम बात करें, कीनेसियन उपभोग फलन कुल आय और कुल खपत के बीच संबंध को दर्शाता है। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है देश के नागरिकों द्वारा खपत। ठीक है, देश के नागरिकों द्वारा खपत। नेक्स्ट आता है कि कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू व्यय की भिन्नता को दर्शाता है? मैंने ये प्रश्न पहले भी आपको बताया था कि एंजल वक्र क्या दर्शाता है? तो घरेलू आय को ये संदर्भित करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक थोड़ा सा लैंग्वेज बस बढ़ाया गया कि कौन सा वक्र घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू व्यय की भिन्नता को संदर्भित करता है। तो ये एंजल वक्र। ठीक है, एंजल वक्र। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आय में वृद्धि होती है तो खपत में क्या होता है? तो आय में अगर वृद्धि होती है तो खपत भी थोड़ा सा अनुपात में वृद्धि होता है, यानी कम अनुपात में वृद्धि होता है। राइट, जैसे ही किसी की आय अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि उसका जो खपत करने की जो क्षमता पहले थी उससे थोड़ा सा वृद्धि हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ब्याज दर और खपत के स्तर के बीच संबंध की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ब्याज दर और खपत के स्तर के बीच संबंध की कल्पना सबसे पहले इरविंग फिशर ने किया था। इरविंग फिशर के द्वारा किया गया था। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया? तो जेबी से ने प्रस्तुत किया था। आपूर्ति अपनी मांग जो कि स्वयं निर्माण करती है, स्वयं बनाती है। ये कई बार आपने प्रश्न देखा होगा कि किसका कथन है। तो आपूर्ति अपनी मांग स्वयं यानी खुद बनाती है। नेक्स्ट आता है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? सामान्य संतुलन विश्लेषण जो सिद्धांत है वालरस के द्वारा ये विकसित किया गया था। वालरस। प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछे कि प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है, तो इसकी जो गणना की जाती है राष्ट्रीय आय को टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए, उस देश का प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किसके उत्पादन का योग होता है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद किसके उत्पादन का योग होता है? तो देश के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के योग का जो कि ये कह सकते हैं योग जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। नेक्स्ट है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जीएनपी और एनएनपी के बीच के अंतर को पूंजी मूल्यह्रास कहते हैं। पूंजी मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं का एक संग्रह होता है जिसे पैसे के रूप में मापा जाता है। यह जो कथन है वो किसका था? हिक्स का। ठीक है, हिक्स का कथन है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को आप एक बार में याद नहीं कर पाते हैं, आई नो। इसमें कोई
ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सभी के साथ ऐसा होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार चीज़ों को पढ़ना है। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ याद हो जाता है। तो मैंने इसीलिए ये सीरीज़ स्टार्ट किया कि इम्पॉर्टेंट जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इस सीरीज़ के सभी क्वेश्चंस को पढ़ करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल तो आप करके ही आएंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी से मिला करके आपको देखने को मिलेगा। तोड़ मरोड़ कर या फिर सेम टू सेम क्वेश्चंस ही देखने को मिलता रहता है। तो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सब कुछ इस सीरीज़ में रखूँगा। और आप मास्टर वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें 150 जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया, अगर मास्टर वीडियो नहीं देख पाते तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को आप देख लीजिए, जैसे कि आपको पार्ट बाय पार्ट करके प्रोवाइड कराया गया। तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें मिल जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम पर चल जाइएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और बाकी डिटेल्स पीडीएफ के लिए हर चीज़ अगर आपको पीडीएफ में चाहिए, हमारा सभी नोट्स, तो उसके लिए आपको फिर हमारे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। आप जा करके अभी जो करंट हमारा कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब कुछ सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।